गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हेनरी लॉ पर हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सबसे फर्स्ट हमको हेनरी लॉ में ये जानना है, पर हेनरी लॉ को ये जानते हैं कि हेनरी लॉ अप्लाई कब होता है या किस का अप्लाई करते हैं या किसके लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हेनरी लॉ हमेशा माइंड में रखना है, वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर गैस की सोलिडिटी को चेक किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, हेनरी लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? तो हेनरी लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर किसके? सोलिडिटी ऑफ गैस, सोलिडिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। जब किसी भी गैस की सोलिडिटी और लिक्विड निकालते हैं तो वहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। तो हेनरी ने यह बताया था कि किसी भी गैस की जो सोलिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रेशर के होता है। उस गैस के उस कंडीशन में, उस टेम्परेचर पर डिजॉल्व किया रहता है, उस समय जब किसी गैस का प्रेशर रहता है उस पर डिपेंड्स करता है कि किसी भी गैस की सोलिडिटी किसी भी लिक्विड में ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है ना। इसी टर्म में उन्होंने डिफाइन किया था कि यदि किसी गैस का मोल फ्रैक्शन, गैस किसका वर्क कर रहा है? गैस किसका वर्क कर रहा है? सॉलिड का। तो उसको किससे डोट कर सकते हैं हम लोग? बी से। हमेशा माइंड में रखना है कि किसी भी गैस जो भी सॉलिड होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बी से। बिकॉज बी किसकी सोलिडिटी होती है? बी किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सॉलिड को। किसको डिनोट करते हैं? सॉलिड को। और सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? ए से डिनोट करते हैं। तो हमेशा माइंड में रखना है। तो गैस इन लिक्विड है, इट मीन्स गैस क्या हो गया? सॉलिड हो गया, और लिक्विड क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो इसकी सोलिडिटी किस पर डिसाइड, इसकी सोलिडिटी को हम लोग क्या मान सकते हैं? सिम्बोलेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? बी। बी इट मीन्स कौन सा? यहाँ पर बी जो वर्क कर रहा हो गैस के लिए वर्क करेगा, ठीक है ना। तो हेनरी ने बताया कि एक्स बी इट मीन्स मोल फ्रैक्शन। एक्स का मीनिंग हम लोग पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन से एक्स को डिनोट किया जाता है। और उसके नीचे अगर बी लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर बी लिखा हुआ है ऐसे, एक्स है और ये बी हो गया, इसका मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। और बी इट मीन्स कौन सा? सॉल्यूट। और हेनरी लॉ के केस में सॉल्यूट का काम कौन करता है? गैस। हेनरी लॉ के केस में सॉल्यूट का काम कौन करेगा? गैस। और उसको डिजॉल्व किस में कर रहा है? लिक्विड। लिक्विड एज ए सॉल्वेंट ऑलवेज, ठीक है ना। एक्स बी का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा? गैस, या मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूट। इन केस ऑफ हेनरी लॉ बी इज कौन सा? गैस, यानी सॉलिड कौन सा होगा? गैस होगा, ठीक है ना। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि हेनरी ने बताया था कि एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज पी। पी से डिनोट किए थे एक्स बी प्रोपोर्शनल किसके? पी के। और उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन वहाँ से हटा दिए थे एक्स बी इक्वल टू के एच इंटू कौन सा आया था? पी आया था, जहाँ पर के एच क्या था? हेनरी कांस्टेंट, या बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हेनरी का एक दूसरे टर्म में भी हम लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हेनरी के लॉ को एक अनदर वे यानी दूसरे टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टर्म्स क्या है ध्यान दीजिएगा, उसी के कल जहाँ पढ़ाए थे उसी के नीचे लिखना है। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एक और स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ का एक और स्टेटमेंट होता है, अनदर वे में एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कौन सा? पी, यानी प्रेशर एंड कौन सा? कंसंट्रेशन। एक दूसरा जो हेनरी लॉ ने दिया था एक दूसरा गैस की प्रॉपर्टी के बारे में, वो गैस के कंसंट्रेशन और किस पर डिपेंड्स था? प्रेशर पर डिपेंड्स था। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया देखिए आगे। कह रहा है हेनरी लॉ कैन ऑल्सो बी stated expressing the solidity of the gas in terms of mass per unit volume। किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? मास पर यूनिट एंड वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस किया है हेनरी ने किसी भी गैस की सोलिडिटी को। यानी ये वही लॉ है, बट इसका रूप क्या है? इसका मेथड मतलब इसका रूप बोल सकते हैं या अनदर वे बोल सकते हैं, सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है हेनरी लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एक्सप्रेसिंग द सोलिडिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट कौन सा? वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप समझ सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ? मास यानी एम पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। ऐसे लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम, यानी कितना मास कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व है। कितना मास किसका? गैस का। कितने वॉल्यूम कौन सा? सॉल्वेंट का डिजॉल्व है। इन दोनों के रेशियो के टर्म में, चाहे इन दोनों के टर्म में हेनरी ने गैस की सोलिडिटी को एक्सप्रेस किया था, ठीक है ना। क्या था उसमें, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है उस टर्म में? इट स्टेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसियस सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ द कौन सा? गैसियस सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट कौन सा है? गैस है। गैसियस सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन
एट ए गिवन टेम्परेचर, टीएमपी मतलब टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन। बात दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। उसमें भी कहा था किसी भी गैस की जो सोलिटी होती है, फर्स्ट जो हमने लिखे थे कल जो पढ़े थे, उसमें हमने बताया था किसी भी गैस की सोलिटी होती है वो गैस के पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर के डायरेक्टली होता है। ये भी वही कह रहा है कि किसी भी गैस का इट स्टेट दैट द कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर वहाँ पर था कौन सा गैस की सोलिटी, यहाँ पर कौन सा आ गया कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दीजिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक से देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसियस सॉल्यूट, किसी भी गैस या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कौन कितना लीटर में कितना गैस डिजॉल्व है, दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज नॉट सिंगल, कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना वॉल्यूम में कितना मास डिजॉल्व है, दैट इज द कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट डिजॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन को हम किससे नोट करते हैं मोल पर लीटर, किससे नोट करते हैं मोल पर लीटर से हम लोग कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर का मतलब यह हुआ, मोल पर लीटर का मतलब यह हुआ कितना मोल कितने लीटर में डिजॉल्व है, कितना मोल कितने लीटर में डिजॉल्व है। अगर 5 मोल पर लीटर है इसका मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन में आया था 5m, कैपिटल M लिखा हुआ था, वहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मिस किया था। अगर 5m लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे है 5m है, इसका मतलब है m का मतलब कैपिटल M, इट मीन्स कौन सा होता है मोलरिटी, कैपिटल M का मतलब मोलरिटी, और इसका मीनिंग होता है 5 मोल पर लीटर, इसको लिख सकते हैं 5 मोल, m के जगह पर लिख सकते हैं 5 मोल पर लीटर। मोल इट मीन्स m मतलब कौन सा मोलरिटी था। 5 मोल पर लीटर का मीनिंग क्या होता है 5 मोल 1 लीटर में, पर लीटर ना है, पर लीटर का मतलब क्या है 1 लीटर, यानी 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है 5 लीटर डिजॉल्व है। कोई भी डिजॉल्व है, मान लो अगर NaOH है, कह रहा है ऐसे समझिएगा कि NaOH, ठीक है ना, NaOH 5 मोल पर लीटर, इसका मतलब हुआ 5 मोल NaOH 1 लीटर में डिजॉल्व है। बात समझ में आई, 5 मोल NaOH 5m NaOH, या लिखा हुआ है 5m, एक मिनट आपको हम दूसरे जगह अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि ये टर्म क्वेश्चंस में आया हुआ है और बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पर सेंड किया था इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। हम ऊपर वाला लाइन आप लिख लिए होइएगा, स्टॉक को लिख लिए, ऊपर वाला लाइन को हम मिटा देते हैं, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा 5 कैपिटल M, इसका मतलब हो गया 5 मोल पर लीटर, ठीक है ना। NaOH है, NaOH या कोई भी रहे, यहाँ पर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है, यहाँ पर सॉल्यूट यहाँ पर कोई भी रहे, कुछ भी लिखा रहे, डोंट वरी। NaOH 5m है ना, यानी NaOH 5m का मतलब क्या हो गया 5 मोल पर लीटर, कौन सा NaOH, यानी कहने का मतलब क्या 5 मोल 1 लीटर में, यानी 5 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल को हम NB बोल सकते हैं, 5 हो जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लीटर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर, पर लीटर कह रहा है ना, यानी 5 मोल 1 लीटर में डिजॉल्व है, एंड दैट इज द रेशियो कॉल्ड मोलरिटी। 5 मोल अपन 1 लीटर, यानी कितना मोल कितने लीटर में डिजॉल्व है, उसी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी 5m कैपिटल M लिखा रहेगा, समझ जाएंगे इसका मतलब मोल पर लीटर है। और 5 मोल पर लीटर का मीनिंग यह हुआ चाहे 10 मोल पर लीटर है, चाहे 12 पर मोल लीटर है, जो भी रहे, इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर में 5 मोल डिजॉल्व है, 10 रहेगा तो 10 लीटर में 5 मोल डिजॉल्व है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल 5 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लीटर, और लीटर को 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर की होता है, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक जनरल एक्सप्रेसिंग होता है, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन, 5 मोल कंसंट्रेशन, 5 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 5 मोल डिजॉल्व है गैस, दैट इज द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, मोल पर लीटर होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, कंसंट्रेशन यानी कितना अमाउंट है, कंसंट्रेशन का यूनिट फिक्स है कितना मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यानी कितना मोल कितने लीटर में डिजॉल्व है, कितना मोल कोई भी गैसियस सॉल्यूट कितने लीटर में डिजॉल्व है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ गैस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब इसको हटा देते हैं। तो हेनरी ने सेकेंड जो टर्म में सोलिबिलिटी ऑफ गैस को मतलब एक्सप्रेस किया था, उसमें उसने क्या यूज किया था कंसंट्रेशन, उसमें सोलिबिलिटी यूज किया था, इसमें क्या यूज करा कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द गैसियस सॉल्यूट। किसी भी गैसियस सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होता है इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे था, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे था प्रेशर के। यहाँ पर करा कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किससे प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑफ द गैस इज इक्विलिब्रियम विथ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको
यानी ये सेकेंड वे में कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सी जी, सी का मतलब कौन सा कंसंट्रेशन, सी डिनोट किसको कंसंट्रेशन, और जी डिनोट कौन सा गैस, यानी सी जी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ गैस नॉट ग्राम। सी जी का मतलब क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एंड इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया कौन सा के, वहाँ पर हमने यूज किया था के एच, बट यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग के, ओनली के नॉट के एच, यानी सी जी इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ गैस इक्वल टू के इंटू पी, या पी क्या है प्रेशर, पी क्या है प्रेशर ऑफ द गैस, पी है प्रेशर ऑफ द गैस एंड सी जी कौन है कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। तो हम क्वेश्चंस बनाने में इसका यूज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेनरी कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसियस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम क्या एट दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रहेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडीशन है, माइंड में याद रहेगा। तो पहला हेनरी लॉ में क्या कहा था, हेनरी ने क्या बताया कि मोल फ्रैक्शन यानी एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी यानी प्रेशर पार्शियल प्रेशर, एंड सेकेंड एक उन्हीं का थ्योरम है, उन्होंने उसको बताया थे कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसेस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा प्रेशर ऑफ द गैसेस सॉल्यूट, ठीक है ना, यानी सी गैस प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और उससे पहले जो था जो हम लोग कल पढ़े थे एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके पी के, यहाँ पर हमने जो यूज किया था एक्स बी इक्वल टू के एच इंटू पी, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या हेनरी कांस्टेंट बोले थे। यहाँ पर ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट दोनों में डिफरेंस है, के और के एच में क्या है डिफरेंस है, जो अभी आपको हम राइट करा देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों लॉ किसका है हेनरी का ही लॉ है, ये दोनों लॉ किसका है हेनरी का है। यहाँ मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था और यहाँ पर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डोंट माइंड जी इट मीन्स ग्राम, ये जी ग्राम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जी इट मीन्स कौन सा गैस, जी इट मीन्स कौन सा गैस, एंड गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रेशर का, ठीक है। तो पहले आप इसको राइट कर लीजिए, दोनों लिख लीजिएगा, ऐसे कल ये लिखा है नहीं भी लिखिएगा फिर भी काम चलेगा, लेकिन इसको लिखना जरूरी है। नीचे लिखिएगा वेयर सी जी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस एंड पी, अगर जी भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पी जी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी ए लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर जी भी कर सकते हैं, पी जी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कौन सा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा ओनली यहाँ पर लिखा टू द प्रेशर ऑफ द गैसियस इन इक्विलिब्रियम, चाहे सीधे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस किस पर एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक आपका सेकेंड वे हो गया हेनरी लॉ को एक्सप्रेस करने का, और इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हमको कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया रहेगा और पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा। ये कांस्टेंट का वैल्यू है, ये चेंज करता है विथ टेम्परेचर विथ सॉलिड विथ सॉल्वेंट चेंज करता है, इसलिए के का वैल्यू और के एच का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया रहेगा, बट ये दोनों में से कोई एक फैक्टर दिया रहेगा, अनदर फैक्टर एक्सप्रेस करेंगे। बट आपको 12th में यही पूछेगा और यही लिखना है, कौन सा फर्स्ट वाला केस। न्यूमेरिकल बनाने में इस कंसेप्ट का हम सिर्फ क्या करेंगे यूज करेंगे। अगर पूछता है कि हेनरी एक्सप्लेन हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा गैसियस सॉल्यूट, देन विल एक्सप्रेस, देन इसको एक्सप्रेस करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे प्रेशर ऑफ गैस, नॉट सिर्फ एक ही अभी तक जो 12th में पूछा गया है सिर्फ किस पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर, किस पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पर। तो इसको राइट कीजिए, नीचे राइट कीजिए, इसको लिख लिया तो नीचे स्टार देके लिखिएगा, नीचे स्टार देके लिखिएगा, इसको आप मिटा देते हैं। के इक्वल टू लिखिए, यहां पर के एच नहीं था, क्या था के, तो के इक्वल टू लिखिएगा, के इक्वल लिखिएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी PROPORTIONA प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट that depends, proportionality constant that depends on the nature of gas, comma temperature and units of pressure, ठीक है। नीचे नोट में लिखिएगा NOTE, नोट देकर नीचे लिखिएगा नोट,
लिखिएगा, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट के एच, ये रहा, ये फर्स्ट वाला जो हेनरी कांस्टेंट था, के एच एंड के, के एच एंड के आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, यानी दोनों का वैल्यू के एच और के दोनों का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। के एच एंड के दोनों का यूनिट्स नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यूनिट्स किसका, के एच का यूनिट लिखिए और के का भी यूनिट लिखिए, यूनिट्स, ओके। यूनिट्स में लिखिएगा, के एच का जो यूनिट होता है हेनरी कांस्टेंट, जो फर्स्ट में मोल फ्रैक्शन के आधार पर डिवाइड किए थे, के एच का यूनिट लिख लीजिएगा, टॉर में डिनोट करते हैं, किसमें, टॉर, TOOR, टॉर या और, या तो टॉर में डिनोट करेंगे दैट इज टॉर, और नहीं तो के बार, यूनिट क्या होता है, टॉर, नहीं तो क्या हो जाएगा, के बार, के एच का यूनिट, ठीक है ना। और के का यूनिट जो होता है, किसका यूनिट, के का, जो सेकेंड वाले हेनरी लॉ में आया था, ओनली के का जो यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स होता है, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ठीक है ना। ये सेकेंड वाला की देख ले, दोनों का यूनिट में डिफरेंट है ना। के एच जो फर्स्ट में हेनरी कांस्टेंट है उसका टॉर होता है और के बार होता है, और के जो इस समय हमने के यहाँ पर जो लिखा है जिसमें कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का था, इन अनदर सेकेंड वे में जो था उसमें मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स, ये सेकेंड वाला के यूनिट्स है। तो एग्जाम में हमसे हेनरी लॉ में ऊपर स्टेटमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas, then unit of Henry law constant that is first one, टॉर और कौन सा, के बार, ठीक है ना। इफ, ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन का, इफ अकॉर्डिंग टू हेनरी कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम condition at given temperature, then unit of Henry constant या unit of constant that is K, mole liter inverse and bar inverse, that is the two concentration, two units, ठीक है ना। तो इसको आप राइट कर लीजिए, हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी फास्ट। लिख लिया हो जाएगा, इसको हटाते हैं। नीचे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। या यूज बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, या इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है क्या एप्लीकेशन होगा। हेडिंग दीजिए इसको एंड फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में राइट कीजिए, द यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट आर, फर्स्ट पॉइंट में, द यूनिट्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर, आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर, दोज ऑफ प्रेशर that is IE, that is टॉर, ओके। और एक हो सकता है के बार, टॉर या कौन सा, के बार। ये दोनों यूनिट किसका होता है,
प्रेशर का यूनिट होता है। जो यूनिट प्रेशर का होता है वही यूनिट किसका होता है, हेनरी कांस्टेंट का होता है, केएच का होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा कि दोनों का यूनिट्स हमने लिख लिया। द यूनिट्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर। जो यूनिट प्रेशर का होता है वही यूनिट किसका होता है, हेनरी कांस्टेंट का होता है। प्रेशर का भी यूनिट टॉर में नापते हैं प्रेशर को भी, और के बार में प्रेशर को भी मेजर करते हैं, यूनिट होता है। उसी तरीके से हेनरी कांस्टेंट का भी ये दोनों क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। याद रखना जो हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर आपको लिखने में छूट तो सकता नहीं है, अगर लिखा रहे हैं, अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर आप वीडियो रोक के पीछे करके भी देख सकते हैं कि हाँ क्या बोले थे, रिवाइंड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी। डिफरेंट गैसेस हैव different value of Henry log constant. Different value of Henry log constant. Henry log constant, ठीक है ना। आपको हम डाटा दिखाते हैं। प्रत्येक गैस के लिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका डाटा, ये रहा, ओके। केएच वैल्यू ऑफ सम गैसेस इन वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है ना। ये डाटा को देख लीजिए, ठीक है ना। वाटर में डिजोल्वेशन का, किसी भी गैस को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केएच वैल्यू ऑफ सम गैसेस इन वाटर एट 298 केल्विन। टेम्परेचर फिक्स है, कितना केल्विन टेम्परेचर है, 298 केल्विन टेम्परेचर है। और किसी भी गैस को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमने बताया था प्रत्येक गैस का हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को वाटर में डिजोल्व करेंगे एट 298 केल्विन, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर चेंज होगा फिर भी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या करता है, चेंज कर जाता है। टेम्परेचर चेंज करने से हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या करता है, चेंज कर, यानी केएच का वैल्यू चेंज कर जाता है। इसलिए टेम्परेचर फिक्स कितना है, वाटर में डिजोल्व करे, वाटर भी फिक्स है, सॉल्वेंट भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है। सिर्फ डिफरेंट क्या है, गैस, सिर्फ डिफरेंट क्या है, गैस डिफरेंट है। यानी वाटर में ही सभी गैस को डिजोल्व कर रहे हैं और सभी गैस का वाटर का टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। तो अगर हाइड्रोजन को डिजोल्व करेंगे तो इसका केएच का वैल्यू जो होता है हेनरी कांस्टेंट का के बार में है, इसका कांस्टेंट रहता है 71.18, N2 का 86.78, O2 का 44.0, आर्गन का 403, 403.3, मेथेन का 4185, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1.67, फॉर्मल्डिहाइड एल्सो गैस, ठीक है ना। लोअर नंबर ऑफ एल्डिहाइड का होता है ना, गैस में रहता है अप टू 3 या 2 नंबर्स कार्बन। HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड 1.83 10⁻⁵, इथीन है नहीं, विनाइल क्लोराइड, कौन सा, ये हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर में, आपको हमने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है विनाइल, इसका नाम क्या था, विनाइल। और एक और टर्म आया था CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 फ्री बॉन्ड, ये ऊपर वाला विनाइल था और नीचे वाला एलाइल था। नोमेनक्लेचर में पढ़ाए थे, ऊपर वाला विनाइल और नीचे वाला एलाइल। तो ये पता है कि ये टर्म जो है क्या है, ये विनाइल है, इसके साथ कौन है, Cl यानी क्लोराइड, इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसके साथ अगर क्लोराइड लगेगा तो एलाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का जो केएच वैल्यू होता है 0.611 होता है। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि प्रत्येक गैस का केएच का वैल्यू अलग अलग होता है, एक ही सॉल्वेंट वाटर में, एक ही सॉल्वेंट वाटर में, और टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था कि हेनरी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है एक ही सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर पर प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है। एक ही सॉल्वेंट यानी एक ही वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर भी फिक्स है 298 केल्विन, ठीक है ना। ये सेकेंड पॉइंट था। अब आप थर्ड पॉइंट में लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ पर है। पॉइंट नंबर थर्ड, लिखिएगा, द केएच वैल्यू ऑफ गैस, द केएच, के नीचे एच लिखिएगा ऐसे, द केएच वैल्यू ऑफ ए गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। द केएच वैल्यू ऑफ ए गैस इज different in different solvents, different solvent, and
इट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे आपको समझा रहा है, यहाँ पर हम गैस लिख रहे हैं, ठीक है ना, नीचे लिखिए, यहाँ पर हमने गैस लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पर हम टेम्परेचर, टीएमपी का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, ये गैस हुआ और ये टेम्परेचर हुआ, और यहाँ पर हम हेनरी कांस्टेंट के एच यानी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, के बार, ठीक है ना, के बार में लिख रहे हैं, इसको यूनिट होगा उसका, ठीक है ना, ये रहा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें गैस पहला हम यूज कर रहे हैं आपको N2, देखिए समझने के लिए सिर्फ N2 गैस है, टेम्परेचर हमने लिया 293 केल्विन, टेम्परेचर यहाँ केल्विन में मेजर करेंगे, 293 टेम्परेचर है, ठीक है ना, N2 गैस का। तो इस समय इसका जो KH का वैल्यू होता है वो 74.48 होता है, बट नाइट्रोजन का ही अगर टेम्परेचर राइज कर देते हैं 298, 93 की जगह कितना हो गया 98, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 86.78। एंड सेम नाइट्रोजन फिर टेम्परेचर को राइज करेंगे, बढ़ाएंगे 303 केल्विन, देन 88.84। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एक ही गैस का टेम्परेचर को बढ़ाने से KH का वैल्यू क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऑक्सीजन का भी लिख लीजिएगा, O2 ऑक्सीजन गैस है 293 केल्विन, ठीक है ना, O2 का जो हेनरी कांस्टेंट वैल्यू होता है 34.86, बट O2 को ही अगर डिजॉल्व कर रहे हैं 303 केल्विन, 303 केल्विन, ये 93 था, 93 केल्विन और 303 केल्विन पर ऑक्सीजन को ही डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसका राइज कर जाता है हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू 4682 के बार। यानी टेम्परेचर को राइज करने से हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या कर देता है, राइज कर जाता है, ठीक है ना। और एक और बात, अगर आप सॉल्वेंट को भी चेंज कीजिएगा फिर भी गैस का हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करता है। एक तो यह टेम्परेचर का टर्म में, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस डाटा को आप वीडियो स्टॉप, इस डाटा को लिख लीजिएगा नीचे, इस डाटा को आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट मीन्स क्या हुआ, हेनरी कांस्टेंट KH ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के हो गया, टेम्परेचर, यानी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया, टेम्परेचर का हो गया। इसका मतलब यह होता है कि टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, ऐसे लिखेंगे एरो ऊपर देखे INC, इट मीन कौन सा, इंक्रीज, एरो ऊपर मतलब क्या, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो KH यानी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली है तो दोनों इंक्रीज करेगा, इसका मीनिंग यह हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप राइट कर लीजिए नीचे। अब वीडियो रोक कर लिखिए, फिर हम आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट बताए थे आपको कि डिफरेंट सॉल्वेंट में KH का वैल्यू चेंज कर जाता है। फिर एक डाटा नीचे बनाइएगा, गैस, ओके, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट, और यहाँ KH के बार, आप एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, हाइड्रोजन को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे। इस समय जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है 71.8 होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस को ही वाटर की जगह हम बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे, बेंजीन का फार्मूला C6H6, बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो इस समय इसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू आता है 3.67। ध्यान दीजिए, एक ही गैस हाइड्रोजन है, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू 71 है, 0.18। अगर 8 हाइड्रोजन गैस है, इसको अगर बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे हैं तो फिर भी हेनरी कांस्टेंट वैल्यू बदल गया। इट मीन्स क्या, सेम गैस का डिफरेंट सॉल्वेंट में भी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है, ओके। एक और एग्जांपल में आप लिख सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को डिजॉल्व कर रहे हैं हम वाटर में, CO2 को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, इस समय इसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.67 के बार, ठीक है ना। और CO2 को ही डिजॉल्व करेंगे बेंजीन में, ओके। अगर बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में इसका जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो 0.11 होता है के बार। फिर देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो 1.67 और CO2 को ही अगर बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो 0.11। इट मीन्स क्या, वही बात क्या कि अगर सॉल्वेंट को चेंज करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है ना, इस डाटा को नीचे राइट कर लीजिए। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 में राइट कीजिएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द सॉलिडिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द सॉलिडिटी ऑफ गैस डिक्रीज्ड यानी घट जाता है, फुल स्टॉप। दिस इम्प्लाइज, आगे लिखिएगा, दिस इम्प्लाइज IMPLIES, this implies that higher the value of KH, हेनरी कांस्टेंट, K और नीचे H लिखिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ KH, ऐसे हायर द वैल्यू ऑफ कौन सा, KH ऑफ ए गैस इज कामा लोअर विल बी इट्स सोलबिलिटी। लोअर LOWER, लोअर यानी कम, लोअर विल बी इट्स सोलबिलिटी, इसका सोलबिलिटी कम होगा। एंड वाइस वर्सा, VICE वाइस वर्सा, VERSA हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने आप फैक्टर इफेक्टिव ऑफ सोलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स क्या पढ़ाया था आपको किसी भी गैस का, ठीक है ना, लिक्विड में सोलिबिलिटी, लिक्विड एज ए वाटर कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें सोलिडिटी में हमने क्या बताया था, किसी भी गैस को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सोलिडिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जनरली यही होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी गैस जो होता है ना, सोलिडिटी ऑफ गैस SLOB, बी मीन्स सोलिबिलिटी। देखिए भाई, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। SLOB है तो सोलिबिलिटी होगा, SLOV है तो सॉल्वेंट होगा, SLOT है तो सॉल्यूट होगा, ठीक है ना। इसमें SLON है तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। बोलते चलेंगे। यहाँ पे SLOB मीन्स कौन सा, सोलिबिलिटी। ये इन्वर्सली किसको होता है, टेम्परेचर को होता है। ये हम लोग जानते हैं। क्या टेम्परेचर को इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मीनिंग यह होता है, हमने पढ़ाया था कि अगर टेम्परेचर को राइज किया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो सोलिबिलिटी जो होगा गैस का, सोलिडिटी ऑफ कौन सा, गैस, ये घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, DEC, इट मीन्स कौन सा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मीनिंग यह होता है कि सोलिडिटी इन्वर्सली टेम्परेचर, इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे, राइज करेंगे तो सोलिडिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बट हेनरी कांस्टेंट जो था KH, हेनरी कांस्टेंट, ये डायरेक्टली किसके है, टेम्परेचर के। हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली किसका होता है, टेम्परेचर के होता है। और इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर को आप राइज कीजिएगा या इंक्रीज कीजिएगा या बढ़ाइएगा तो KH का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइज कर जाएगा। डायरेक्टली का मतलब होता है KH का वैल्यू क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो ये तो हो गया टेम्परेचर, यानी सोलिबिलिटी जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली होता है, उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इन्वर्सली। बट हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है। हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, एक ही सॉल्वेंट में और एक ही गैस का, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू क्या हो गया था, बढ़ गया था।
अब ये सोलिटी कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, हम भी जानते हैं घट जाता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसका मतलब यह हो गया कि सोलिटी और हेनरी कांस्टेंट दोनों क्या हो गया, इन्वर्सली होगा। जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी सोलिटी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स रिलेशन यही हो रहा है ना यहाँ से, यानी सोलिटी जो हो जाएगा जनरली इन्वर्सली किसका हो जाएगा, KH, यानी हेनरी कांस्टेंट का हो जाएगा। सोलिटी जो हो जाएगा इन्वर्सली किसके हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट का हो जाएगा। जनरल केस में ऐसा मानेंगे। सोलिटी इन्वर्सली किसके, सोलिटी जो होगा इन्वर्सली किसको हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट को हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। एक लास्ट है 5 नंबर, चौथा नंबर सॉरी 4 नंबर में लिखिएगा, 4 होगा या 5 नंबर देते रहिएगा। फोर नंबर 4 नंबर देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज, द पार्शियल प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ, यही ना हेडिंग दिए थे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन सा, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। आप हेडिंग एक बार चेक कीजिए क्या दिए थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ देख लीजिए हेडिंग में, ऐसा नहीं कि हेनरी लॉ लिख के छोड़ दिए हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH लिखिए या नहीं, आप चेक कर लीजिए, नहीं हुआ तो उसको जोड़ दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट KH, ये हेडिंग दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें हो सकता है कहीं कांस्टेंट छूट गया हो, माइंड में अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पूरा ये हेडिंग होना चाहिए। उसका 4 नंबर में लिखिएगा, 4 नंबर में पॉइंट में क्या लिखे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज ए लीनियर फंक्शन, partial pressure of a gas is linear function of its mole fraction, of its mole fraction as is clear from equation, as is clear, CLEAR, clear from equation, full stop. It means that plot PLOT यहाँ बोर्ड पर लीजिए, इट मीन्स प्लॉट ऑफ P पार्शियल प्रेशर, प्लॉट ऑफ P इट मीन्स कौन सा, पार्शियल प्रेशर वर्स VS लिख दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर वर्स XB मोल फ्रैक्शन, वर्स कौन सा, XB मोल फ्रैक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin, and the slope of the line is equal to KH, and the slope of the line is equal to KH, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू KH। इसको ठीक से समझिए, क्या था हेनरी लॉ में, अकॉर्डिंग टू हेनरी क्या था, अकॉर्डिंग टू हेनरी, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ठीक है ना। हेनरी लॉ के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि XB किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली किसको होता है, पार्शियल प्रेशर को, और इसी को एक्सपेंड किए थे तो XB इक्वल टू कौन सा आया था, KH इंटू कौन सा P, ठीक है ना। और हमको ग्राफ जो इसमें ड्रॉ करना है, यहीं पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा, किसके किसके बीच में था, पार्शियल प्रेशर और किसके XB, ये पार्शियल प्रेशर P, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। XB डायरेक्टली किसके था, P के था, देन XB इक्वल टू हो गया था KH इंटू कौन सा P, ये हेनरी के अनुसार है, ओके। ये P प्रेशर ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, इसको ऐसे लिखाते हैं,
यहाँ पर ऑरिजिन है और ये किसके बीच में खींच के रहे हैं, एक्स बी, यानी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक्स बी का मतलब कौन सा होगा, मोल फ्रैक्शन। और ये पी कौन सा हो गया, पार्शियल प्रेशर। पी कौन सा हुआ, पार्शियल प्रेशर। पी का मतलब पार्शियल प्रेशर होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं, पीछे लिखे भी है। इसके बीच में कर्व खींचते हैं तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी दोनों डायरेक्टली होता है ना। एक्स बी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली किसमें, पार्शियल प्रेशर का होता है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, एक्स बी का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, देन प्रेशर का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब आई एन सी, ऊपर लिख सकते हैं आई एन सी डॉट। इसका मतलब ये होता है, डायरेक्टली का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि हेनरी ने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, पार्शियल प्रेशर का होता है। इट मीन्स एक्स भी अगर इंक्रीज करता है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब डायरेक्टली होता है दोनों, डायरेक्टली कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। ये स्ट्रेट लाइन कर्व जो हो गया, ये किसका हो गया, पी और एक्स बी, यानी कि दोनों एक साथ बढ़ते जा रहा है। ये लाइन डिनोट क्या कर रहा है, पार्शियल, ये दोनों एक साथ बढ़ते जा रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। अनदर कलर यूज कर लीजिए, ये रहा, इस पॉइंट पर दोनों इंक्रीज कर रहा है, दोनों इंक्रीज करते जा रहा है। ये रहा, समय के साथ दोनों इंक्रीज करेगा। जब डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली कर्व यही होता है, जब जीरो होगा तो दोनों जीरो हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया, डेट इज ऑरिजिन, यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों डायरेक्टली बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट का कंसीडर करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये रहा, इस पॉइंट को आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप ए नाम दीजिए, यहाँ पर बी नाम दे दीजिए, और यहाँ पर सी नाम दे दीजिए, ए बी सी। इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर थीटा जो हो गया, थीटा। स्लोप को किससे नोट करते हैं हम लोग, टैन थीटा से। टैन थीटा को ही स्लोप कहते हैं। इसमें टैन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, आपने इसको राइट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। आपको हम इधर लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर दिख रहा है या नहीं, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। पहले आप इसको फिगर को बनाइए, आप फिगर को बनाइए। ठीक है ना, इसको आप राइट कर लिए हो जाएगा। इसी को हम मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये लिखे थे, इसी के नीचे लिखिएगा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी कौन सा है भाई, देखिए तो पी, थीटा के सामने वाला पी होता है ना, परपेंडिकुलर पी, यानी बी सी, अब बटा में नीचे कौन सा, ए बी। अब जरा ध्यान दीजिए, टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर स्लोप। अब ए बी किसका कर्व है, एक्स बी का, बी सी, सॉरी, बी सी किसका कर्व है, पार्शियल प्रेशर का। और नीचे में एक्स बी किसका लाइन है, एक्स बी जो लाइन है किसके पैरेलल है, ये एक्स बी मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, ये लाइन इसी के पैरेलल ना है, तो ये एक्स बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पी बटे एक्स बी किसके बराबर होता है, आप फिर से इसको समझिए। टैन थीटा बराबर ये जो देख रहे हैं, बीसी लाइन जो देख रहे हैं, बीसी किसके पैरेलल है, पार्शियल प्रेशर को, जिसको आप पार्शियल प्रेशर वाला लाइन बोल सकते हैं। और एक्स बी जो है किसको है, एक्स बी किसके पैरेलल है, यहाँ ए बी किसके पैरेलल है, एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन का, तो इसको आप ए बी बोल सकते हैं। तो आप पी बटे एक्स बी, यानी पी डिनोट कर रहा है बी सी को, बी सी इट मीन पी यानी पार्शियल प्रेशर, ए बी इट मीन्स कौन सा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन, देन टैन थीटा पी एक्स बी। और पी बटे एक्स बी किसको डिनोट करेगा, तो हेनरी के अनुसार आपने क्या लिखा था पीछे, हेनरी ने क्या बताया था आपको, हेनरी ने बताया था कि एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू कौन सा पी, तो पी इधर आ जाएगा, तो एक्स बी, अब बटा में कौन सा, पी इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, के एच, एक्स बी बटा में कौन सा, टैन एट थीटा का ना वैल्यू देखना था, स्लोप इक्वल टू के एच, एक्स बी नीचे है ना, ठीक है। और पी पार्शियल प्रेशर से खींचा है, तो इसमें टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टैन थीटा बराबर कौन सा, पी यानी पार्शियल प्रेशर पी, अब बटा में कौन सा, एक्स बी, टैन थीटा बराबर पी बटा में एक्स बी। स्लोप का वैल्यू आया नहीं, ओ सॉरी, यहाँ पर हो, अगर P पार्शियल प्रेशर कर देते हैं यहाँ पर एक्स बी, यहाँ पर प्रेशर कर देंगे P, तो टैन थीटा बराबर P बटे बी, तो एक्स बी बटे कौन हो जाएगा, ये ठीक है। बी सी बटे कौन सा है, ए बी, ऐसा ही है। तो बी सी किसको नोट करेगा, एक्स बी को, तो एक्स बी, और ए बी किसको नोट करेगा, पी को, तो पी, तो एक्स बी बटा में पी किसके बराबर हो जाएगा, के एच के बराबर हो जाएगा। डैट इज कौन सा, स्लोप, यानी स्लोप किसको नोट कर रहा है यहाँ पर, जब भी हम किसके वर्स कर्व खींचेंगे, मोल फ्रैक्शन वर्स कौन सा, प्रेशर,
मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के वर्स में अगर कर्व खींचते हैं तो इसका जो स्लोप होता है वो हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है। स्लोप किसके बराबर होता है? हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस फिगर को अच्छी तरह से राइट कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर ले, ठीक से फिगर बना लीजिए जल्दी। ठीक है ना, ये आपका कौन था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन सा? हेनरी लॉ कांस्टेंट। के एच का कैरेक्टरिस्टिक्स था, 4 पॉइंट था, चारों को अच्छे से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इसमें कोई परेशानी होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपको इतना माइंड में रहना चाहिए क्या कि हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट होता है टॉर, ठीक है, टॉर या के बार में हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा हमको ये याद रखना है कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है, टेम्परेचर बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। थर्ड पॉइंट हमको ये याद रखना है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। सेम गैस का, गैस एक ही रहेगा बट टेम्परेचर अगर बढ़ाते रहेंगे तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में भी, दूसरा क्या, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में भी एक ही गैस का हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है ना। और थर्ड जो होता है कि अगर प्रेशर वर्स कौन सा मोल फ्रैक्शन का कर्व खींचते हैं तो इसमें जो स्लोप का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? हेनरी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट लिखने के लिए आता है, या कभी आता है हेनरी लॉ को लिखने के लिए आता है। कोई 2 नंबर या कभी 5 नंबर में यही क्वेश्चन आएगा, 2 नहीं तो किस में आएगा? 5 नंबर में आएगा। तो 1 नंबर में, 2 नंबर में इसका न्यूमेरिकल्स भी आता है जिसके आधार पर वजह को हम सेंड कर देंगे। आपको आराम से इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से नोट बनाते हुए चलना है। ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। ठीक है, राइट कीजिए इसको।